हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजलि और मैं आज की क्लास में आपको क्लास 8 जैक बोर्ड का जो साइंस का चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पढ़ाने वाली हूँ। ये मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है इसमें मैं आपको इसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और वन लाइनर्स जो भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में जो 28 को होने वाले हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोब्स भी कहते हैं और इनको हम लोग नॉर्मल आइज से देख नहीं सकते, इनको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोब्स भी कहते हैं और ये मैंने आपको अभी बताया कि इनको हम लोग नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, इनको हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है साइंस का जिसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। 5 मेजर ग्रुप्स को आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स चैप्टर के अंदर आपको कवर करना है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गेई, वायरस और प्रोटोजोआ, ये 5 आपको पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर, एयर के अंदर, सॉइल के अंदर, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के बाहर, आसपास के इन्वायरमेंट के हर जगह में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बताऊं तो बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से मेडअप होता है। इसको आप यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं या आपका स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल इन शेप्स में मिल जाएगा। बैक्टीरिया में आपका ये इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अब आपका फंगी फंगी क्या होता है? फंगी जैसे कि ईस्ट जो होता है वो आपका यूनिसेल्यूलर होता है, ठीक है। और फंगी जो कि आपके ब्रेड मॉल्ट में पाया जाता है, पेनिसिलियम जो है, एस्परगिलियस जो है, और ये सारे जो नेम्स है फंगी के, ये आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो फंगी आपका यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। आपको याद रखना है कि ईस्ट यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर में आपका ब्रेड मोल्ट, पेनिसिलियम और एस्परगिलियस जो है ये आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे। मल्टी सेल्यूलर फंगी हैव माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स कॉल्ड हाइफेई, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर जो फंगी होते हैं इनको जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हाइफेई कहते हैं। स्पाइरो सैप्रोफाइटिक फंगी, सैप्रोफाइटिक फंगी ऐसे फंगी होते हैं जो आपके मशरूम्स जो होते हैं, लाइक मशरूम्स एग्जाम्पल है आपका सैप्रोफाइटिक फंगी का, ठीक है। जो फीड करते हैं डिसेइंग, डेड एंड डिसेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। उसको मतलब कि वो खाते हैं, ठीक है, मरी हुई चीज़ों को या फिर लाइक जो सड़े हुए पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो लगते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल जो है वो मशरूम है। तो ये आपको याद रखना है, यूनिसेल्यूलर कौन सा होता है, कौन मल्टी सेल्यूलर फंगी, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह आपका ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। पैरासाइटिक फंगी भी होते हैं, पैरासाइटिक फंगी के अंदर आपका एस्परगिलियस, ठीक है, जो ये एग्जाम्पल है फंगी का, जो फीड करते हैं किसमें, ऑन फीड करते हैं इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई ज़िंदा इंसान के बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये जो बैक्टीरिया है एस्परगिलियस ये पाए जाते हैं। एल्गेई की मैं बात करूँ तो एल्गेई जो होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है। अगर यूनिसेल्यूलर एल्गेई की मैं बात करूँ तो उसका एग्जाम्पल आपका चैम चैम चैल्माई डोमोनास है, ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका स्पाइरोगायरा एंड फ्यूकस जो है ये आपके एग्जाम्पल्स हैं मल्टी सेल्यूलर एल्गेई के, ठीक है। एल्गेई आपके इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनको आप कह सकते हैं, ठीक है। इक्वेटिक यानी वाटर के अंदर रहते हैं। अगर मैं बात करूँ तो कंटेन क्लोरोफिल, एल्गेई जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये केपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। और एल्गेई डिफरेंट कलर्स के भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रोटोजोआ के बारे में इसके बाद बात करूँ तो प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और ये आइदर पैरासाइटिक और कैप्चर देयर फूड, या तो ये पैरासाइटिक होते हैं यानी कि किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर ये कैप्चर देयर फूड मतलब वो अपने फूड को खुद ही कैप्चर करते हैं, ठीक है, खुद ही कलेक्ट करते हैं
ठीक है, बनाते नहीं है ये अपने मतलब कि फूड को, ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल अमीबा हो जाएगा, फिर पैरामीशियम हो जाएगा, ट्राइपो ट्राइपनोसोमा हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ये आपका प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, प्लाज्मोडियम जो है वो आपका ह्यूमन के अंदर डिजीज़ भी कॉज करता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ मैंने आपको अभी बताया, वो सारे प्रोटोजोआ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। वायरस की अगर मैं बात करूं तो वायरस को आप, ये आपका प्लूरल है, ये सिंगुलर है। वायरस जो होता है स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया है। मच स्मॉलर देन अ बैक्टीरिया, बैक्टीरियम से भी ज़्यादा छोटा होता है। ऑल वायरस आर पैरासाइटिक, जितने भी वायरस होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। नॉन लिविंग, ठीक है, वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं जब वो आउटसाइड रहते हैं लिविंग बॉडी के, यानी कि जब तक आपका वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं जाता वो मल्टीपल नहीं हो सकता, वो बढ़ नहीं सकते, वो फीड नहीं करते हैं और रेस्पायर भी नहीं करते, एक्सर्शन भी नहीं करते, ग्रो भी नहीं करते। तो जो वायरस होता है इनका ग्रोथ तभी होता है जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर है तो वो एक नॉन लिविंग मतलब लाइफ जो है वो बिताते हैं, ठीक है। इंटर अ लिविंग होस्ट सेल टू मल्टीपल, मतलब अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और अपने फीडिंग के लिए वो मल्टीपल होने के लिए लिविंग होस्ट सेल का हेल्प लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन वायरस वॉज द येलो फीवर वायरस विच वॉज डिस्कवर्ड बाय वाटर रेड, ठीक है, इन 1901, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ह्यूमन वायरस जो है येलो फीवर वायरस है, ठीक है, जिसको डिस्कवर किया गया था वाटर रेड, ये पर्सन का नेम है, और कब किया गया था 1901 में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियोफेज, ये आपके एग्जाम्पल है वायरस के, ठीक है। अगर मैं और आगे बताऊँ तो हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, तो ये सभी तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सब तरह के इन्वायरमेंट में ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। खाने में भी पाए जाते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अकेले रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, जैसे अमीबा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अलोन अकेले रहते हैं। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एक्चुअली में ग्रो इन ग्रुप्स में ग्रो होते हैं या कॉलोनीज बना के ग्रो करते हैं। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, अब ऐसे अब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाज के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट करने में हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में। एक्चुअली ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है शुगर को, जिसको लैक्टोज कहते हैं, जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको लैक्टोज कहते हैं, और इसी लैक्टोज को जो लैक्टोबैसिलस है ये कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, जिससे कि दूध से दही बन जाता है, ठीक है। बैक्टीरियम strains such as lactobacillus and streptococcus are used in the production of cheese and cottage cheese। कॉटेज चीज़ को पनीर भी कहते हैं। चीज़ और आपका जो मिल्क होता है, इनके अंदर पाया जाता है बेसिकली। इनके प्रोडक्शंस के अंदर चीज़ या कॉटेज चीज़ के प्रोडक्शन के लिए लैक्टोबैसिलस और हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस जो है इनका यूज़ करते हैं। ये आपका बैक्टीरियाज का नेम है, ठीक है। तो इनका यूज़ हम लोग करते हैं ये कन्वर्जन में, मतलब ये इन प्रोडक्ट्स के बनने में इन बैक्टीरिया का रोल होता है, ठीक है। ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोपगेशंस ऑफ इडली, डोसा एंड ढोकला। ईस्ट एक ऐसा बैक्टीरिया है जिनका यूज़ इडली, डोसा एंड ढोकला इन सभी के प्रिपरेशन में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो डॉ डॉ क्या करता है, मतलब कोई भी जब आटा वगैरह साना जाता है या ब्रेड वगैरह के लिए जब डॉ तैयार किया जाता है तो उस केस में वो क्या होता है, उसके अंदर वो थोड़ा फूल जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। वो फूलता क्यों है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, क्योंकि बबल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, और वो बबल्स किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, CO2 का, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट, जो ईस्ट सेल के रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ईस्ट का यूज़ जो है वो किया जाता है ब्रेड वगैरह बनाने में, ठीक है। अल्कोहल, वाइन, बियर्स, इन सभी का लार्ज स्केल में प्रोडक्शंस के लिए भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ईस्ट ग्रो करते हैं शुगर
grown on sugars obtained from the grains like wheat, barley and rice to make alcohol। ठीक है, तो ईस्ट को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, ऑन शुगर, ठीक है, और ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेन्स वीट, बैरली एंड राइस, और इन सभी से अल्कोहल तैयार कर किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? तो बेसिकली फर्मेंटेशन क्या करता है? कन्वर्जन करता है शुगर टू अल्कोहल बाय ईस्ट सेल। ईस्ट सेल का यूज़ किया जाता है और शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। ईस्ट कन्वर्ट करता है ग्लूकोज यानी शुगर को इथेनॉल यानी कि अल्कोहल में, और ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसी को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है? तो एंटीबायोटिक्स स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज फैलता है उन डिजीज के ग्रोथ को रोकने के लिए क्या करता है? ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी, इनके हेल्प से। फर्स्ट डिस्कवर्ड जो आपका एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है, ठीक है, जो फर्स्टली डिस्कवर किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम अदर्स एंटीबायोटिक्स। ये सारे एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स है। वायरल डिशेज लाइक कोल्ड फ्लू आर नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वायरल या वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं किया जाता है उनको ठीक करने के लिए, ठीक है। वैक्सीन क्या होता है? तो बेसिकली वैक्सीन्स सस्पेंशन ऑफ वीकेंड डेड डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। वैक्सीन क्या करता है? सस्पेंशन ऑफ वीकेंड, यानी वैक्सीन एक्चुअली वीक और या फिर डेडली जो माइक्रोब्स होते हैं उनको वो वैक्सीन्स के अंदर होते हैं, और इनको क्या करवाया जाता है? हमारे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए, एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए इन वैक्सीन के अंदर वीक जो बैक्टीरिया या फिर वीक जो वायरसेस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, और ये फिर ये जैसे ही वीक होते हैं या फिर मरे हुए होते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही ये जाते हैं तो हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है, और इन जर्म से लड़ने के लिए वो क्या करता है? वो लड़ने की कोशिश करता है, और इसी केसेस में एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं, और वो इन जर्म से फिर दोबारा अगर आपको यही सेम वायरस अटैक करते हैं, सेम बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो ये जो एंटीबायोटिक बॉडीज़ बने हुए थे पहले से बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं? फाइट करते हैं इन्हीं मतलब कि जो वायरसेस है या इन्हीं बैक्टीरिया से लड़ते हैं, और हमारे बॉडी को अटैक से या फिर हमारे बॉडी को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करते हैं। तो वैक्सीन एक तरह से सस्पेंशन है वीकेंड और डेड डिसीज़ का, ठीक है, जो माइक्रोब्स से फैलते हैं। और सम डिसीज़ दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जिनका नाम यहाँ मैंने मेंशन किया है जो क्या करते हैं, जो आपके वैक्सीन से प्रिवेंट होते हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वगैरह, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ये सारे जो भी बैक्टीरियाज हैं ये वैक्सीन से ठीक हो जाते हैं। मतलब वैक्सीन लेना पड़ता है इन सभी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे बॉडीज़ में हमें वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ इन सभी का बना रहे और हमारा बॉडी इससे इन बैक्टीरिया से लड़ पाए। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी इज़ नोन एज अ वैक्सीनेशन। तो एक तरह से मेथड है जिससे कि हमारे बॉडी का इम्यूनिटी या बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, ताकि हम उन डिसीज़ से लड़ पाए। इंजेक्शन के थ्रू हम लोगों को पहले ही वो जो बैक्टीरिया या वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करवाए जाते हैं, और हमारा बॉडी जैसे ही आप एंटर करवाएंगे कोई बैक्टीरिया को तो लड़ेगा, तो वो चूँकि डेड होते हैं, वीक होते हैं, तो वो हमारे बॉडी पे उतना अटैक नहीं कर पाते, और हमारे बॉडी का जो फाइटिंग जो वाइट ब्लड सेल्स होता है या जो भी बॉडी के अंदर जो फाइट करता है इन जर्म्स से, वो एक्टिव रहता है, और एक्टिव केस में वो क्या करता है? उन डेड और वीक जो वैक्सीन के थ्रू आपने भेजा है बैक्टीरिया या माइक्रोब्स उनको मार देता है। तो इससे वो बैक्टीरिया फिर बाद में जब आपके बॉडी में दोबारा एंटर करेंगे तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे? उनको मारने में सक्षम रहेंगे। तो इसी प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। तो वैक्सीनेशन एक मेथड है जिसके अंदर हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ जाता है। इंजेक्शन जब हम लोग वैक्सीन लेते हैं इनटू द बॉडी इज़ नोन as the vaccination. The method of producing immunity by injecting a vaccine into the body is known as vaccination. तो ये आपका वैक्सीनेशन का डेफिनेशन था, ठीक है।
अब देखिए आगे का जो डेफिनेशन है ये देखिए, अब हम लोग यहाँ पर ही पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो प्लांट होता है, बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट एक्चुअली नाइट्रोजन को लेता है प्रोटीन की तरह, ठीक है। प्लांट को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो नाइट्रोजन को लेता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, लाइक बहुत सारे अगर मैं बात करूँ तो लिग्नोमियस प्लांट्स होते हैं, दलहनी फसलें जिसको कहते हैं। इनके रूट नोडल्स में राइजोबियम पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले ऑक्सीजन नाइट्रोजन को नहीं ले पाएगा। वो क्या करते हैं, सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन को रूट्स के थ्रू लेते हैं। तो ये जो राइजोबियम है ये रूट्स में पाए जाते हैं प्लांट्स के, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड फॉर्म में, और फिर उन लिक्विड नाइट्रोजन को प्लांट प्रोटीन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती हैं। इससे प्लांट को प्रोटीन मिलता है, सॉइल का फर्टिलिटी भी जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गेई नाइट्रोजन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, ठीक है। आप ये देख भी सकते हैं, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, हावेवर दे कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूबल नाइट्रेट्स, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट। इट लीव्स इन द रूट्स नोडल्स ऑफ द लिग्नोमियस प्लांट्स लाइक पीज, बीन्स एंड ग्राम्स, ठीक है। कंसिक्वेंटली इट हेल्प्स इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। सम ब्लू ग्रीन एल्गे कैन ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोजर का भी काम करते हैं। ये क्या करते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल मिनरल सब्सटेंस के अंदर, जिससे कि ईजिली जो डेड प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं जो मिट्टी में मिल जाते, तो मिट्टी में मिलते इसी वजह से क्योंकि उनको पहले से ही बैक्टीरिया और फंगाई क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सिंपल सब्सटेंस इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट विच आर अगेन यूज्ड बाय ग्रोइंग प्लांट। विदाउट दीज एक्शन ऑफ माइक्रोब द वेस्ट वुड कीप एक्यूमुलेटिंग एंड द माइक्रोब दस हेल्प्स इन क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से माइक्रोब्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी एक अच्छा रोल निभाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। देखिए यहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाया है, इनका यूजेस भी मैंने आपको बताया है। तो आपको खुद से ये फिल करना है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लैक्टोबैसिलस का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ईस्ट का यूज़ किसके प्रोडक्शन में होता है, राइजोबियम जो होता है इसका यूज़ कहाँ होता है, मशरूम्स का यूज़ कहाँ करते हैं, पेनिसिलियम का, और स्ट्रेप्टोकोकस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो आपको ये बताना है, ठीक है। ये आप बताइएगा मुझे। बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो 2 इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरी करते हैं डेंगू वायरसेस को। ये आप याद रखिएगा कि डेंगू वायरसेस को कौन कैरी करता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। और फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होते हैं ये कैरी करते हैं मलेरिया पैरासाइट्स को, जिसको प्लाज्मोडियम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, तो इनको भी आप पढ़ करके रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन वेरियस वे एज दे कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस उनको वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो ह्यूमन में क्या क्या फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया गया है। पैथोजेंस हमारे बॉडी, हेल्दी पर्सन्स के बॉडी के ऊपर मतलब जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट तरीके से फैल सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ऐसे डिजीज़ होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर, उनको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इंसेक्ट्स सच एज हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, एनिमल्स such as rat
कैरियर होते हैं इन्हीं बैड बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिनको पैथोजेंस यहाँ कहा गया है। ठीक है, दीज कैरियर्स आर नोन एज अ वेक्टर्स, इनको वेक्टर्स की तरह भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, दे हार्बर अ पर्टिकुलर पैथोजेंस विदाउट डिस्प्लेइंग इल इफेक्ट एंड ट्रांसमिट इट टू अदर। अब देखिए यहाँ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ डिजीज जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या मोड होता है। तो वाटर, एयर और आपका जो फूड हो गया और वाटर हो गया, इनके हेल्प से भी डिजीज़ फैलते हैं। अगर आप डिजीज़ जो होते हैं वो अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो भी आपका डिजीज़ जो बीमारियां होती हैं वो फैलती हैं। ठीक है, कोल्ड फ्लू, अगर कोई पर्सन छींक रहा, आप उस एरिया में है तो उससे भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। आपको जनरली पता है कि डिजीज़ जो है वो किस तरीके से उनका ट्रांसमिशन होता है, एक पर्सन से वो कैसे दूसरे पर्सन में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़, आपको पूरा चार्ट है वो आपको चार्ट लर्न करना होगा एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने अभी तुरंत आपको कहा था कि मलेरिया और डेंगू का जो ट्रांसमिशन होता है वो मॉस्किटो के थ्रू होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होती है वो कैरियर होती है डेंगू वायरस के, और फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होती है वो कैरियर होती हैं मलेरिया। जो पैरासाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम, इनका जो होता है वो कैरियर होते हैं। ठीक है, अब इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का चार्ट जो है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये पूरा जो चार्ट है वो आपका वही है। देखिए आपका क्लोरेला, ठीक है, होलेरा, होलेरा जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये बैक्टीरिया से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर एंड फूड, इस ये क्लोरेला जो है, होलेरा जो है वो आपका वाटर एंड फूड, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। टाइफाइड का वाटर है, ट्यूबरक्लोसिस का एयर है। आप जनरल जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, मतलब बच कैसे सकते हैं, तो ये सारी ड्रिंक, आप गर्म पानी पीजिए, खाना प्रॉपर खाइए, मेंटेन कीजिए गुड सैनिटाइजेशन, वैक्सीन प्रॉपर एज में लीजिए, पेशेंट एंड हीज पर्सनल आर्टिकल्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन से उनसे आप दूर रहिए। ठीक है, एडमिनिस्टर्स बीसीजी वैक्सीन, आप वैक्सीन्स लगाइए। तो ये बेसिकली आपका इसका जनरल प्रिकॉशंस है, प्रिवेंशन है, जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। वायरस के थ्रू फैलता है, तो वायरस के थ्रू यहाँ फैलने वाली बीमारी है जिसके अंदर मिल्सेसिस, चिकन फॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, डेंगू, ठीक है, कोरोना वायरस जिस कोविड-19 है, ये सारे वायरसेस जो एयर के कांटेक्ट में आने से, वाटर मॉस्किटो, एयर कांटेक्ट या कांटेक्ट पर्सन से फैलते हैं। इन सभी का जो आपका प्रिवेंशन है वो मेंशन किया, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं इसे। बट ये किस तरीके से इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इनका ये कौन कौन से बैक्टीरिया, क्या से वायरस से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, प्रोटोजोआ से फैलती है मलेरिया, जिसके अंदर आपका मॉस्किटो आता है। मैंने आपको अभी तुरंत बताया था फीमेल एडिस मॉस्किटो के बारे में और फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज़ के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पर ही फुट एंड माउथ डिसीज जो कैटल के अंदर होते हैं, उनके फुट और माउथ में होते हैं एनिमल डिसीज, वायरस के थ्रू फैलते हैं। एंथ्रैक्स डिसीज जो कैटल में होते हैं, यानी कि गाय वगैरह में, ये बैक्टीरिया से फैलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस कैटल्स में, पिग्स में, हॉर्सेस में होते हैं, जो प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट डिसीज, रस्ट ऑफ वीट, वीट में जो रस्ट लगता है वो फंगई के वजह से लगता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर या सीड्स हो सकता है। सिट्रस कैंकर नाम का ये बीमारी है जो प्लांट्स में होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ये नींबू वगैरह में देखने को मिलता है, जो एयर से फैलता है। येलो मॉसिस डिसीज जो आपका लेडी फिंगर में होता है, ठीक है, ये वायरस से फैलता है, इंसेक्ट के वजह से ये होता है। टोबैको मोसेकी, ठीक है, ये आपका वायरस से होता है, और ये हैंड एंड क्लोथिंग ऑफ फील्ड वर्कर्स, इनसे फैलता है। तो ये आपका जो डिफरेंट डिजीज था, जो आपका
वायरसेस के थ्रू, बैक्टीरियाज के थ्रू, प्रोटोजोआस के थ्रू फैलता था। इसका ये पूरा चार्ट है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स, इनमें जो बीमारियां होती है इनका चार्ट है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो फूड प्रिजर्वेशन का है। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड को प्रिजर्व करके रखना। अगर आप गंदे खाना खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। अगर आप गंदी चीज़ों को खाएंगे, मतलब फूड के अंदर अगर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो क्या करेगा? आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो फूड पॉइजन किसको कहते हैं? फूड पॉइजन जब आप मतलब कि ऐसे फूड को खा लेते हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, और वो खाने के बाद आपका तबीयत ख़राब हो जाता है, तो वो उस तरह के फूड को आप फूड पॉइजन कह सकते हैं, या फूड पॉइजन हो गया हम लोग कहते हैं ना। तो फूड को प्रिजर्व करके रखना, फूड को बचा करके रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि आपका फूड ख़राब ना हो पाए। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है। बॉइलिंग मेथड है जिसके अंदर हम लोग हाई टेम्परेचर करते हैं, जिससे जर्म्स किल हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क एंड वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे मेथड्स से आप इनको रीड कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद देखिए, आप रेफ्रिजरेटर वगैरह में फ्रीजिंग करके रख सकते हैं, ठीक है, जो स्टॉप करता है ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। फ्रीजिंग के वजह से आप इन द केस ऑफ मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स को आप रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पैस्चरेशन, ठीक है। पैस्चरेशन क्या होता है? पैस्चरेशंस के अंदर आप कॉमनली प्रिजर्व करते हैं मिल्क को। इस मेथड के अंदर मिल्क को हीट किया जाता है अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 15 to 25 सेकेंड, एंड देन इट्स क्विकली कोल्ड एंड शॉर्टेड। तो बेसिकली जो पेस्चुरेशन होता है, इसके अंदर मिल्क को हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस के अंदर 15 से 25 सेकेंड, मतलब इन बीच हम लोग मिल्क को गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, और इससे बैक्टीरिया उस मिल्क के अंदर जो पाया था वो मर जाता है या उसका ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये आपका पेस्चुरेशन है, जिसके जिसके हेल्प से हम मिल्क को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करते हैं, उन्हीं मिल्क से बनाते हैं, लाइक चीज़ और अदर सब्सटेंस, ठीक है। हनी, बेयर, वाइन, जूसेस, ठीक है, ये सब बनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ आगे, तो बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर जब हम लोग खाने में डालते हैं, जैम, जेलीज, सॉसेस में, तो वो ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। सॉल्टिंग इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व अ पिकल्स, आंवला, रॉ मैंगोज, टर्माइंड, मीट, फिश। The addition of sugar and salt reduces the moisture in food, thus slowing down the growth of the food spoiling bacteria. यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर्स का यूज़ भी हम लोग करते हैं। पिकल्स वगैरह जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पिकल्स वगैरह जो होते हैं उनको हम लोग स्टोर करके, प्रिजर्व करके लंबे टाइम तक रखने के लिए यूज़ करते हैं। केमिकल प्रिजर्वेशन भी हम लोग केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है, किन केमिकल, जैसे सोडियम बेंजोएट है, पोटाशियम मेटा बाइसल्फाइट है, जो प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, केचप्स, जैम्स, जेलीज, ठीक है। सच केमिकल्स आर प्रिजर्वेटिव्स, इन केमिकल्स को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ये आपको याद रखना, सोडियम बेंजोइट एंड पोटाशियम मेटा बाइसल्फाइड, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कैनिंग क्या होता है? फूड आइटम्स कैंस में पैक किए जाते हैं, सील किए जाते हैं एट अ हीट ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग क्या होता है? एयर टाइट पैकेट्स के अंदर स्नैक्स को रखा जाता है, और उनके अंदर ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन, मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन फिल्ड विद ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन, उनके अंदर नाइट्रोजन को फिल्ड किया जाता है और ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है। तो वो एक्चुअली वैक्यूम पैकेजिंग किया जाता है, जिसके हेल्प से उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। टेट्रा पैक इज़ अ एस्फेटिक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन कीप्स थिंग्स फ्रेश फॉर मंथ विदाउट रेफ्रिजरेटर। तो ये एक तरह का पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, टेट्रा पैक, TM, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे आपका देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सुटेबल फॉर्म्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट is called nitrogen fixation. By symbiotic bacteria, you have learned that rhizobium bacteria lives in the root of the leguminous plants, जो convert करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग लाइट
अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग लाइट टाइम में नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर रिएक्ट टू form a nitric acid, and the nitric acid comes down with the rain and react with the limestone present in the soil to form nitrates which are used by plants. तो ये आप डायग्राम में समझ सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। ये देखिए एक्चुअली प्लांट जो होता है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता है। बहुत सारे प्लांट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं रूट्स में, लिग्नोमियस प्लांट्स के, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्हीं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या करते हैं, सॉल्यूबल बनाते हैं और प्लांट्स इनको प्रोटीन के फॉर्म में लेती हैं। ठीक है, फिर इन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं और फिर एनिमल्स मर जाते हैं या फिर उनके जो वेस्ट होते हैं उनसे वो नाइट्रोजन जो होता है फिर से वो क्या करता है, मिट्टी में जाता है, फिर वहाँ से फिर से वो जो मिट्टी में मिलता है, फिर लाइटनिंग के टाइम में फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और वाटर के फॉर्म में प्लांट जो होता है वो लेता है नाइट्रोजन को, और इसको फिर ये सर्कल जो है वो चलते रहता है, प्लांट से एनिमल्स, एनिमल्स फिर वो सॉइल में जाता है, फिर सॉइल से प्लांट के पास आता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता है और ये नाइट्रोजन साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्स होता है यूजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, यूजिंग एनिमल्स, ठीक है, इन सभी का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।